नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने सुरेंद्र कुमार भारत एक और नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कल की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग जैसा कि मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ जो शॉर्टकमिंग्स रह रही हैं उनको इम्प्रूव करने की। चाहे वो वॉइस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, या फिर बोर्ड के ऊपर जो कुछ मैंने कंटेंट लिखा है उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम जो +2 पॉलिटिकल साइंस है उसमें ऑलरेडी एक चैप्टर हमारा फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है, और बुक नंबर सेकंड का हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो शुरू हो चुका है। ऑलरेडी एक वीडियो हम उसके ऊपर डाल चुके हैं। कल को जो वीडियो थी वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, उसके साथ था। और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, जो कि है कोल्ड वॉर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर का अर्थ क्या है। जो कोल्ड वॉर है वो क्या मीनिंग रखता है, उसका लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है। मीन्स कि अगर हम बात देखें 1945 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद दुनिया में दो बड़ी शक्तियाँ सामने आई। एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ। दोनों के बीच इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, या विचारधाराओं का उनके बीच एक जो माहौल प्रोड्यूस हुआ, उसको लेकर दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। अपने आप को ऐसा प्रमोट कर रहे थे कि वो दोनों ही एक दूसरे से पावरफुल है। अब इन सब चीज़ों को लेकर जो उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ, जो कुछ उनके बीच टेंशन हुई, जो एक माहौल क्रिएट हुआ, उन सब चीज़ों को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। या डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं दो लाइनों में कहना चाहूँ तो मीन्स कि आफ्टर द 1945 टेंशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इज नोन एज कोल्ड वॉर। मीन्स 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विवाद हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो टेंशन थी, जो तनाव का जो माहौल था, उसे ही कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। तो दोस्तों, देखते हैं आज के हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई कहाँ से। अगर हम यहाँ पे देखें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 से, और उसका अंत हुआ 2 सितंबर 1945 को। कुल मिला के वो लगभग 6 साल और 1 दिन तक चला। अब जब भी कोई युद्ध होता है तो वो कहीं ना कहीं दो पक्षों के बीच में होता है। जो दो पक्ष थे उस टाइम, अगर हम उनकी बात करें तो पूरा वर्ल्ड उस टाइम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड था, और जो ग्रुप में जो डिवाइड था उन्हीं के बीच युद्ध हुआ, उन्हीं के बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। अगर हम फ्रेंड्स ग्रुप की बात करते हैं या मित्र राष्ट्रों की बात करते हैं तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, BSF-A या BSF आर्मी। इसको ए को आप आर्मी भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 4 कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे। बी मीन्स ब्रिटेन, एस मीन्स कि इसे हम सोवियत संघ भी कह सकते हैं, यूएसएसआर। फिर अगर एफ की बात करें दैट इज फ्रांस, और ए की बात करेंगे तो बहुत ही कॉमन है, दैट इज यूएसए और द अमेरिका। फिर अगर हम बात करें ग्रुप नंबर सेकंड, इसे इंग्लिश में एक्सिस ग्रुप कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है धुरी राष्ट्र। इस ग्रुप की अगर बात करें, इस ग्रुप में बिल्कुल जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज थे वो 3 थे। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जे जी मीन्स जे जी सिंगर है, आप उसके नाम से भी उसे याद रख सकते हैं। तो जस्ट मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाए। जे मीन्स जापान, जे मीन्स जर्मनी, और आई मीन इटली। मीन्स दोनों ये ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। दोनों के बीच ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और जो कि लगभग 6 सालों तक चला। बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लोगों की जाने गई, इकोनॉमिक लॉस हुआ, पॉलिटिकल लॉसेस हुए, और इसके साथ अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल लॉसेस की तो उसको हम माप नहीं सकते, बिकॉज बहुत सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका भी यूज़
किया गया। अब देखिए कि जब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था तो जो एक्सिस ग्रुप में अगर हम बात करें जापान की, तो जापान के हालात कुछ ठीक नहीं थे। जापान के हालात बहुत नाजुक हो चुके थे और उसी टाइम जो अमेरिका था उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाला गया बाय द ब्रिटेन और बाय द फ्रांस कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट करे ताकि वो इजीली जीत जाएं। अमेरिका ने ऐसा ही किया और अमेरिका ने जैसे ही एंट्री की इस युद्ध में तो जो पासा था वो बिल्कुल चेंज हो गया, युद्ध का जो तख्ता था वो बिल्कुल पलट गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इस युद्ध का जो प्रभाव था वो कहाँ कहाँ दिखाई दिया या अदर एरियाज वेयर द वर्ल्ड वॉर सेकंड अफेक्टेड। मीन्स चाइना की बात करें, म्यांमार की बात करें, इंडिया की बात करें और इसके साथ साथ कुछ दूसरे कंट्रीज जो लगातार इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उनकी मार झेल रहे थे ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इंडिया था वो ब्रिटेन का गुलाम था, कहीं ना कहीं चाइना था वो यूएसएसआर के साथ जुड़ा हुआ था और म्यांमार था वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के साथ अटैच था। अब इनके बीच जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा था और ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर सेकंड जो ट्रेड था उसकी परसेंटेज लगातार डाउन होती चली गई, लगातार कम होती चली गई और इसी रीज़न बिंग इन कंट्रीज की जो डेवलपमेंट थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो अपने पीक पे थी। गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था वो अपनी पीक पे था। अंग्रेजों को लग रहा था इस टाइम कि उन्हें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे। तो इस तरीके से भी इन कंट्रीज में जो इकोनॉमिकली जो लॉसेस थे वो लगातार हो रहे थे। अब देखिए मैंने बात कही कि अमेरिका ने एंट्री की फ्रांस और ब्रिटेन के कहने पे युद्ध में। पहले तो इनडायरेक्टली साथ दे रहा था बट डायरेक्टली उसने जब साथ देना शुरू किया तो उसने सबसे पहला जो काम किया कि उसने अगस्त 1945 में जो एक्सिस जो ग्रुप था उसके एक देश जापान के ऊपर एटॉमिक एनर्जी का यूज किया, एटॉमिक बमों का यूज किया। 2 बम उसने जापान के ऊपर डाले। एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जापान के जो बहुत डेवलप सिटी माने जाते थे उस टाइम, जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय। ये नाम उसे इसलिए दिया गया, उसकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, नियर अबाउट 15 यानी 15 किलो टन की उसकी कैपेसिटी थी और इसी कैपेसिटी को देखते हुए उसका जो नाम था वो लिटिल बॉय रखा गया। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अटैक की तो जस्ट अगले ही 3 दिन के बाद मीन्स 9 अगस्त को जापान के ही एक डेवलप सिटी नागासाकी के ऊपर एक बम गिराया गया जो कि न्यूक्लियर वेपन था। और इस वेपन की खासियत ये थी कि जो बम 6 अगस्त को गिराया गया हिरोशिमा पे उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो पावर थी वो उससे भी ज़्यादा थी। अगर उसकी पावर की बात करें तो 21 किलो टन का ये बम गिराया गया जो कि नागासाकी शहर पे गिराया गया और इसकी क्षमता के बेस पे, इसके वेट के बेस पे ही इसका जो नाम था वो फैट मैन रखा गया। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन कौन सी डेट को जो जापान था उसकी सिटीज के ऊपर बम गिराए गए, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त। अगर पूछा जाए शहरों का नाम तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। फिर अगर बात करें इन बॉम्ब्स के नेम की, 6 अगस्त को जो बम गिराया गया दैट इज लिटिल बॉय। रीजन पूछा जाए कि क्यों उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया तो डायरेक्टली उसका जो मीनिंग था वो ये था कि उसका जो वेट था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 15 किलो टन की, इसलिए उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया क्योंकि वो आकार में, शेप में छोटा था। फिर अगर 9 अगस्त की बात करें नागासाकी भी गिराया गया, उसका नाम फैटमैन इसलिए रखा गया बिकॉज उसकी जो लैंड फ्रेट थी, जो उसकी जो बात अगर हम बात करें कैपेसिटी की बात करें, उसके वेट की बात करें तो वो पहले से कहीं ज़्यादा थी। मीन्स कि 21 या 21 किलो टन का इसका वेट होने की रीज़न से इसका जो नाम था वो फैटमैन रखा गया। अब बात करें कि जैसे ही यूएसए ने ये बॉम्ब का यूज़ किया तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो साइकोलॉजिकली कोई गेम खेल रहा था? तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ बात करूँ यूएसए के रेफरेंस में तो अमेरिका उस टाइम ये प्रूव करना चाहता था
कि पूरी दुनिया में वो सबसे पावरफुल है। यूएसए प्रूव दैट मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द वर्ल्ड, मीन्स कि जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट है पूरी दुनिया में, ये शो करने के लिए उसने इन बमों का यूज किया। हालांकि इसके अल्टरनेट ऑप्शन और भी हो सकते हैं, बट अब तो कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज जो टाइम है वो चला गया है। अब बात करते हैं अगर नेक्स्ट बात कि यूएसए ने जब इस बम को गिराया, हालांकि ये बात तय थी कि जापान कुछ ही दिनों में सरेंडर कर देता, क्योंकि वो बिल्कुल हार के नज़दीक था। उसकी आर्मी टूट चुकी थी, उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस होना शुरू हो चुके थे, उसका ट्रेड पूरे तरीके से अबॉलिश हो चुका था। फिर भी अमेरिका के द्वारा उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया गया। इस बात को लेकर पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया गया यूएसए को और यूएसए की पॉलिसीज को। उसको लेकर दो ग्रुप बने। एक ऐसा ग्रुप जो इस बात के फेवर में था कि यूएसए ने जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया है जापान के अगेंस्ट वो बहुत ठीक किया है, और ऐसों में ब्रिटेन और फ्रांस मुख्य देश थे। इनका ऐसा मानना था कि युद्ध को बहुत जल्दी ख़त्म करने के लिए एटॉमिक बम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। अगर युद्ध बहुत लंबे टाइम तक चलता तो पॉपुलेशन की हानि होती, हज़ारों लोग और मारे जाते। इसके साथ साथ इकोनॉमी की जो क्राइसिस था वो और ज़्यादा फैल जाता, पॉलिटिकल क्राइसिस फैल जाते, और कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड था तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका का पक्ष लिया कि अमेरिका ने जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया है वो बहुत ठीक किया है। कुछ दूसरे कंट्रीज़ जो इस बात के अगेंस्ट थे कि अमेरिका ने जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया है जापान के अगेंस्ट वो बहुत ही गलत किया है। उनका ऐसा मानना था कि अगर अमेरिका इसके अलावा दूसरे ऑप्शन अगर हाथ में रखता, दूसरे तरीके से इन कंट्रीज की सहायता करता, तो भी वो युद्ध जीत सकते थे। अब ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि जहां जहां एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया गया, बॉम्बों का यूज़ किया गया, वहां आज भी कोई पर्सन प्योरली हेल्थी साउंड ले जो अपना जन्म नहीं ले पाता, बिकॉज कोई ना कोई डिजीजेस उसकी बॉडी में होती है। आज भी अगर उन शहरों को अगर हम देखें, चाहे हिरोशिमा को देखें, चाहे नागासाकी को देखें, वहाँ की जो लैंड है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। मीन्स कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट पे, उसके लैंड रिसोर्सेज पे, वहाँ के ह्यूमन पे आज भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जापान और जर्मनी ने जब युद्ध वो हार चुके थे, तो कम्प्लीटली युद्ध हारने के बाद में 1945 के बाद में फ्रांस की बात करें वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, और ब्रिटेन की बात करें उसके हालात भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे। तो दुनिया के सामने दो ही पावरफुल कंट्रीज बचे, वन इज अमेरिका एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर। दो ही देश बचे। अब दोनों ही देश जो थे वो ये शो करना चाहते थे, वो ये सोच रहे थे, या उनकी साइकोलॉजिकली उनके माइंड में एक बात चल रही थी कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का, पूरी दुनिया को प्रभावित करने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। सो आफ्टर द 1945 कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कंपटीशन था वो शुरू हो गया यूएसए और यूएसएसआर के बीच। दिस कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, दोनों के बीच जब ये कंपटीशन शुरू हुआ, मीन्स अगर हम बात करें तो सिर्फ किस बात के लिए कि हु इज पावरफुल, दोनों में से शक्तिशाली कौन है, किन किन चीज़ों को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, अपने ट्रेड को लेकर, इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें थी उन सब को लेकर लगातार एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। और इन्हीं के रीज़न बीइंग ये जो सारी बातें हुई इन दोनों के बीच, तो इसी के रीज़न बीइंग पूरी दुनिया ने एक नए तरीके के वॉर को फेस किया, दैट इज कोल्ड वॉर। दोनों के बीच जो टेंशन थी उसी को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। अब देखिए, जब दोनों के बीच टेंशन थी तो ऑब्वियसली दोनों देश अपने आप को पावरफुल करना चाह रहे थे, इसीलिए पूरी दुनिया में दो ग्रुप दिखाई दिए, दो ग्रुप बने। एक ग्रुप जो था
उसका हेड था यूएसए, और दूसरा जो ग्रुप था उसका जो हेड था वो था यूएसएसआर। जो यूएसए का ग्रुप था उसे कैपिटलिस्ट ग्रुप कहा गया, या इसे पूंजीवादी ग्रुप का नाम दिया गया। सेकंड हम बात करते हैं यूएसएसआर की, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की। इसे साम्यवादी ग्रुप कहा गया, या इसे कम्युनिज्म ग्रुप कहा गया। अब देखिए, अगर यूएसए की बात करते हैं तो ये पूरे, अगर हम अर्थ को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इस ग्रुप को वेस्टर्न ग्रुप भी कहा जाता है। और यूएसएसआर को देखें तो ये कहीं ना कहीं एशियन कंटिनेंट के आसपास ईस्ट में पड़ता है, तो इसे ईस्टर्न ग्रुप भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ग्रुप। बहुत बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर पॉलिटिकल सिस्टम, या दोनों की आइडियोलॉजी में भी फर्क पूछ लिया जाता है। और बहुत सारी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म। इनके बीच भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, और पूछा भी गया है तो कभी 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए। अब देखिए, जब दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था तो लगातार दोनों में कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम्स थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की रीजन भी दोनों ही देशों ने, चाहे वो यूएसए था चाहे वो यूएसएसआर था, दोनों ने ही क्या करना शुरू किया, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने शुरू किया। अपने पास जो आर्म्स थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और बहुत सारा जो पैसा था वो इनके ऊपर खर्च किया गया। अब देखिए, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन जब हो चुके थे, मान लीजिए कि यूएसए के पास भी वेपन्स हैं और यूएसएसआर के पास भी वेपन्स हैं, और अगर दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है, वॉर की शुरुआत हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच जो युद्ध होगा उससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होगी, बहुत सारे लोग मरेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, इवन तक कि जो सॉइल रिसोर्सेज हैं वो सारे पोल्यूट हो जाएंगे। इसी रीजन भी दोनों देशों को लग रहा था कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो आर्मी के साथ साथ जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका यूज होगा। और अगर दोनों में से किसी एक ने भी न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो जिस भी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज होगा वो पूरी दुनिया के मैप से, पूरी दुनिया का जो नक्शा है उससे डिसअपियर हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगा। अब इसीलिए दोनों के माइंड में एक बात थी कि क्यों ना जो युद्ध है वो रियल में ना किया जाए, बिकॉज दोनों को पता था कि युद्ध होने के बाद में लॉसेस जो होंगे वो किस तरीके के होंगे। सो दोनों ने ही क्या किया, युद्ध को ना करने की जो पॉलिसी थी उसे प्रमोट किया, और इसी पॉलिसी को द पॉलिसी ऑफ डेटरेंस या युद्ध अपरोध का नियम भी कहा जाता है। इसमें 2 वर्ड्स को यूज किया जाता है स्पेशली, एक है रोक का नियम एंड सेकंड है संतुलन का नियम, चेक एंड बैलेंस। अब रोक का नियम का मतलब होता है कि दोनों ही देश युद्ध नहीं करना चाहते, बिकॉज उन्हें पता है कि जो युद्ध होगा उसका जो असर होगा वो कैसा होगा। और उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इससे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड को दोनों ही कंट्री देख चुके थे कि उसकी रिजल्ट क्या रहे। सो अब वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर थर्ड में नहीं धकेलना चाहते थे, पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने चेक का जो रूल था उसे अडॉप्ट किया। सेकंड होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों ने एक दूसरे की इक्वल अपनी पावर को वो इंक्रीज करते रहे, चाहे यूएसए के द्वारा नाटो ट्रीटी की गई और चाहे वो यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट की जो ट्रीटी थी वो की गई। मीन्स दोनों ही इस बात को लेकर बड़े एग्रेसिव थे
कि कोई भी एक दूसरे से पावरफुल ना हो जाए। सो उन्होंने ट्रीटी करना शुरू रखा, वेपन्स बनाने शुरू रखे, बट फिर भी दोनों ने अपने आप को युद्ध से बचाए रखा। इसी चीज को डेटरेंस कहा जाता है और इसी चीज को युद्ध अपराध का नियम कहा जाता है। अब देखिए कि अगर दोनों के बीच मान लेता हूं कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उनका यूज होता, और अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज हो जाता तो जो युद्ध था उसके अंदर जो नुकसान था वो कहीं ज्यादा होता वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। बहुत सारे लोगों की जाने जाती, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलता, पॉलिटिकल क्राइसिस को झेलता, ट्रेड क्राइसिस को झेलता, इन्वायरमेंट क्राइसिस को झेलता। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए दोनों देशों ने अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से निभाया और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बचाकर रखा वर्ल्ड वॉर थर्ड से। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, और इसके साथ साथ आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैंने कहा था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लिए पर डे एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को, जो भी आपको पॉलिटी की रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करें कि जितने भी आपके सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से अपीयर हो रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट को रखा हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो उन लोगों को जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक उनको शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हम इस आंकड़े को छू लें और बहुत जल्दी आपके सामने मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊं। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो वीडियोस है उनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जय हिंद, जय भारत।